कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स आज के इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं हैं भारत सरकार की, प्रारंभ वर्ष इसका बताना है इसमें यहाँ पे। ये समन्वित बाल विकास योजना 1975, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। तो समन्वित बाल विकास योजना 1975 मतलब इस समय क्या हुआ था कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, सबको समन्वित करके सबको इंटीग्रेट कर लिया गया था। क्रिकेट का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था 1975 में और समन्वित बाल विकास योजना भी 1975 में। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, और इसी वर्ष जो है बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आया था 1976 में, चाइल्ड लेबर डिमोलिशन एक्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि ये उस समय तक लोग जो है इतना ध्यान नहीं दे रहे, सब अंधे होकर काम में लगे हुए थे, लगाए हुए थे बच्चों को। लेकिन इस समय अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम आया तो चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट भी आया 1976 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, इस समय इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम भी इसी समय लागू हुआ था। इससे पहले इंडिया की टीम बहुत कमज़ोर थी, तो एक तरीके से जो बीमारी थी टीम की दूर हो गई, हम ये कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। अब ये लघु उद्योगों हेतु महत्वपूर्ण समितियां हैं। समिति गठन वर्ष, कार्वे समिति 1955 में, नायक समिति 1991 में, आबिद हुसैन समिति 1995 में और SS कोहली समिति 2000 में। कार्वे समिति 1955 में, 55 एक तरीके से कार्बन कापी लग रहा है, एक ही चीज़ है। तो कार्वे समिति हो गई 1955 में, नायक समिति 1991 में। इसी से हमारी LPG योजना लागू हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नई आर्थिक नीति, PV नरसिम्हा राव। उस समय देश काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो PV नरसिम्हा राव नायक बन के उभरे थे। तो नायक समिति 1991, आबिद हुसैन समिति 1995 1995। इसी समय MDM मिड डे मील योजना भी लागू की गई थी 1995 में, आबिद हुसैन समिति भी आई। SS कोहली समिति 2000 में, SS कोहली समिति 2000 में, विराट कोहली बहुत ही महान बल्लेबाज, सबसे तेज 2000 रन पूरे किए, तो इसे याद कर सकते हैं SS कोहली समिति 2000 में। अब चट्टानों का सही कालक्रम क्या है, मतलब चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ धरती पर, उसका एक फार्मूला सुंदर सा ADKVG, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन, ADKVG। अब ये कुछ जो है उसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें गोंडवाना में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार, कोयले निक्षेप गोंडवाना चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा खनिज ओवरऑल धारवाड़ में पाए जाते हैं। तो ADKVG, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन। अब ये वनों का प्रकार और स्थिति है। सेल्वा वन है, दक्षिण अमेरिका के विश्वतीय वन है। मोन्टाना है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर स्थित वन है। ग्रांड चाको उष्णकटिबंधीय जलवायु के घने वन हैं। तो इस प्रकार से ये वनों का प्रकार है। सेल्वा दक्षिण अमेरिका के विश्वतीय वन, मोन्टाना एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर स्थित वन और ग्रांड चाको उष्णकटिबंधीय जलवायु के घने वन। अभी पवन और देश, पुरगा पवन चलती है रूस में। पुरगा रूस, ऐसे याद कर सकते हैं, रूस में दुनिया का पुरखा बना हुआ है। यूक्रेन को हथियाने की कोशिश में है, क्रीमिया पे भी उसने पहले कब्जा किया हुआ है। तो पुरखा या पुरगा रूस में। गिबली लीबिया, गिबली पवन कहाँ चलती है, लीबिया में। जोंडा अर्जेंटीना, मैराडोना भी प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर अर्जेंटीना के थे, तो जोंडा अर्जेंटीना में हो गया। लेवेंटर स्पेन में, स्पेन में जब भी हम अपने मकान में लेंटर डलवाते हैं तो बड़ा पेन होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो लेवेंटर स्पेन में, ऐसे हम याद कर सकते हैं। इनर लाइन परमिट, ILP वाले राज्य। इनर लाइन परमिट मतलब यहाँ पे ये है कि अपने देश के लोगों को भी जाने के लिए कभी कभी परमिशन लेनी पड़ती है कुछ जगहों पर जाने के लिए, तो इनर लाइन परमिट चाहिए। ये है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में। कहाँ कहाँ इनर लाइन परमिट है, जहाँ पे लेना पड़ता है इनर लाइन परमिट, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये थोड़ा सा सेंसिटिव, मतलब जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे तो परमिट लेनी पड़ेगी। तो अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। अब जैसे ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक या जो इरोजन जो होता है ग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित, ऐसे कौन कौन से आकृतियाँ स्थल रूप हैं। तो अपरदनात्मक स्थल रूप भूमिगत जल द्वारा जो बनते हैं वो हैं डोलाइन, युवाला, लैपीज, पोलजे और कंदरा।
डोलाइन, युवाला, लैपीज, पोल्जे और कंदरा, ये सारी हमारी अपर्दन के स्वरूप बनते हैं, अपर्दनात्मक स्थल रूप हैं। और अपर्दनात्मक कहते हैं डोलाइन, युवा का मन जल्दी डोल जाता है, मतलब इधर उधर भटकता रहता है, तो डोलाइन, युवाला, लैपीज, उसको लगता है ये भी ले लें वो भी ले लें, पोल्जे, कंदरा, तो ये सब चीज़ें कंदरा में जाने का साथ रखता है, पोले पोले चला जाता है। डोलाइन, युवाला, लैपीज, पोल्जे, कंदरा, ये सब अपर्दनात्मक स्थल रूप में भूमिगत जल द्वारा निर्मित है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं, मतलब डिपोजिशन के फलस्वरूप बनते हैं, तो ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। अब ये लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य कौन कौन से हमारे जो है लौह अयस्क के आयरन ओर के क्षेत्र हैं, उनके प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो ये बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। अदुलमाले है गोवा में, ये सब लोहे के क्षेत्र हैं। पोम्पाद है ओडिशा में और दामोदा है पश्चिम बंगाल में। बैलाडीला छत्तीसगढ़ फेमस है, अदुलमाले गोवा, पोम्पाद ओडिशा, दामोदा पश्चिम बंगाल। अब ये घाटी और राज्य, प्रमुख घाटियाँ हैं और राज्य। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, आ से अराकू, आ से आंध्र प्रदेश। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, किन्नू ज़्यादातर उधरी से आता है, ऐसे याद कर सकते हैं, तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में घाटी। नेलांग घाटी उत्तराखंड में, कई बार पूछा गया है। जोहार घाटी भी उत्तराखंड में है। एक नुब्रा घाटी है, J&K में है। नुब्रा घाटी कहाँ पर है, J&K में। अब ये कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, ये हमको देखना है किस नदी के किनारे स्थित हैं, किस नदी पर जलप्रपात। एक है चित्रकोट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर है, ये बस्तर, जगदलपुर या छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है चित्रकोट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर। धुआंधार है नर्मदा नदी पर, कपिलधारा भी है नर्मदा नदी पर, दूधधारा भी है नर्मदा नदी पर। तो धुआंधार, कपिलधारा, दूधधारा, ये सभी में जो है धारा आ रहा है। धुआंधार, कपिलधारा, दूधधारा, ये सारे हमारे नर्मदा नदी पर हैं जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, चाह से चूलिया, चाह से चंबल। बिहार जलप्रपात है, ये टोंक से तमसा नदी पर है। ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड, किसमें कौन कौन से हाईवे आते हैं, मेनली NH1 प्लस NH2, NH1 और NH2 आते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं इसको। बनिहाल दर्रा जो है कनेक्ट करता है किसको, जम्मू और श्रीनगर को। जम्मू को श्रीनगर से कौन कनेक्ट करता है, बनिहाल दर्रा। ये दो फेमस हमारी राजधानियाँ भी हैं, जम्मू और श्रीनगर। इसमें से एक हमारी सर्दियों के समय सक्रिय रहती है, गर्मियों के समय सक्रिय रहती है। तो गर्मियों के समय क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो श्रीनगर सक्रिय रहती है, और सर्दियों के समय जम्मू, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ठीक रहता है, जम्मू सक्रिय रहती है। तो बनिहाल दर्रा इन दोनों को जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर को। अब नहर परियोजना राज्य, प्रमुख नहर परियोजना उनके राज्य कौन कौन से रिलेटेड। घाट प्रवाह परियोजना है कर्नाटक में, नीरा है महाराष्ट्र में, जवाई है राजस्थान में, उकाई है गुजरात में, और मीठी नदी है मुंबई में। तो घाट प्रवाह नहर परियोजना कहाँ है, कर्नाटक में। घाट प्रवाह कर्नाटक, कर्नाटक भी हमारा एक जो है वहाँ पे घाट कैसे, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है कर्नाटक भी। तो घाट प्रवाह कर्नाटक। नीरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, नीरा, नीरा नहर परियोजना है महाराष्ट्र में। जवाई राजस्थान में है, जवाई राजस्थान, राजस्थान में से गाना चलता है ना, एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा, तो जवाई राजस्थान में। उकाई गुजरात में, और मीठी नदी है मुंबई में। मुंबई वैसे भी वहाँ पे लोग सब मीठा मीठा बोलते हैं, मीठी नदी मुंबई में है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में NH1A में स्थित है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है NH1A में। अब ये कुछ प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल दिए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदियाँ कहाँ से उनका उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश मानसरोवर तिब्बत से। सिंधु कैलाश मानसरोवर तिब्बत। झेलम वेरीनाग झरना J&K। चिनाब बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ब्यास रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 नदियाँ हमारी सेम जगह से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। उसमें से एक बारालाचा दर्रा से निकलती है चिनाब नदी, और रावी और ब्यास
ये दोनों हमारे रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। झेलम वेरीनाग झरना J&K से, सिंधु कैलाश मानसरोवर तिब्बत से। सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल तिब्बत से। रामगंगा गढ़वाल हिमालय से। शारदा नदी मिलाप ग्लेशियर कुमायूं से। रामगंगा गढ़वाल हिमालय, शारदा मिलाप ग्लेशियर कुमायूं से। एक शारदा एक्ट आया था, उसमें यह था कि बाल विवाह जो उस समय होता था उसकी एज थोड़ा बढ़ाई गई थी, तो 14 साल की, मतलब उसमें यह था कि कन्या होगी और 18 साल का वर होगा, इस तरीके से लड़का होगा, इनकी शादी मिनिमम इतनी उम्र होनी चाहिए। तो इसे हम याद कर सकते हैं शारदा एक्ट, मतलब इन दोनों लड़के शादी के लिए, विवाह के लिए, मिलाप के लिए था, तो उनकी उम्र एक प्रॉपर उस समय के हिसाब से की गई थी। तो शारदा जो हमारी नदी है, इस पर है मिलाप ग्लेशियर कुमायूं, इसका मतलब उद्गम स्थल है मिलाप ग्लेशियर कुमायूं। घाघरा मापचा चुंगी ट्रांस हिमालय। घाघरा नदी पर का जो उद्गम है कहाँ से होता है, मापचा चुंगी ट्रांस हिमालय। तो अब घाघरा है, तो घाघरा भाई कोई लेगा तो माप के ही लेगा, माप के उसका मतलब लेंथ भी देख करके सब कैसा उसका साइज है। तो घाघरा मापचा चुंगी, मतलब उसको ठीक से माप के लेते हैं। तो मापचा चुंगी ट्रांस हिमालय से घाघरा का उद्गम होता है। गंडक का उद्गम होता है नेपाल हिमालय से। नेपाल जो है, जो हिमालय में है, होता है, वहाँ से गंडक का उद्गम होता है। कोसी नदी का उद्गम होता है पूर्वी नेपाल से। गोमती नदी का ये इंपॉर्टेंट, फुलहर झील पीलीभीत के दलदलों से निकलती है गोमती नदी। सोन नदी निकलती है अमरकंटक का पठार से। सोन नदी निकलती है कहाँ से, अमरकंटक का पठार से, बाद में और देखेंगे। अमरकंटक के पठार से और भी नदियाँ निकलती हैं, यह सोन नदी हो गई, और नर्मदा नदी, ये भी अमरकंटक के पठार से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक का पठार, नर्मदा नदी भी अमरकंटक का पठार। अब हम देखते हैं दामोदर नदी, ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर हो गया, नदी हो गई जैसे, ब्राह्मणी नदी हो गया, और स्वर्ण रेखा नदी, ये तीनों नदियाँ हमारी निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से। कौन कौन सी, दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी। ब्राह्मणी स्वर्ण रेखा दोनों लड़ा आ रहा है, और दामोदर नदी, तीनों छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। तमसा, इसी को टोंस नदी बोलते हैं, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। तमसा या टोंस नदी कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से। चंबल निकलती है जनापाव पहाड़ी इंदौर से। चंबल कहाँ से निकलती है, जनापाव पहाड़ी इंदौर से। कावेरी निकलती है कुर्ग कर्नाटक से। कहाँ से कावेरी, कहाँ से कुर्ग, कहाँ से कर्नाटक। कावेरी निकलती है कुर्ग कर्नाटक से। बेतवा नदी निकलती है रायसेन, विंध्य पर्वत जो है, रायसेन विंध्य पर्वत से निकलती है बेतवा नदी। केन नदी भी विंध्य पर्वत से निकलती है। बेतवा और केन बेतवा फेमस है, इनका नाम ऐसा साथ साथ लिया जाता है। तो ये दोनों विंध्य पर्वत से निकलती हैं MP से। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर तिब्बत। सिंधु भी हमारी कैलाश मानसरोवर तिब्बत है, ब्रह्मपुत्र भी कैलाश मानसरोवर तिब्बत है। माही नदी निकलती है अरावली की पहाड़ी से। माही नदी कहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ी से। लूनी नदी भी अरावली की पहाड़ी से ही निकलती है। तो माही और लूनी, इनका डायरेक्शन लगभग एक सा रहता है। तो ये दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, और ये दोनों कहाँ से निकलती हैं, अरावली की पहाड़ी से। साबर नदी निकलती है अरावली राजस्थान से ये भी, और महानदी MP की सिंघावा पहाड़ी से। अब महानदी है तो महान है, एक तरीके से बोलते नहीं सिंघम, तो महानदी MP की सिंघावा पहाड़ी से। सिंघम भी महानदी है, तो महानदी MP की सिंघावा पहाड़ी से। महानदी M से, महानदी M से मध्य प्रदेश, सिंघम सिंघावा पहाड़ी से। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर का पठार भी बताया था, स्वर्ण रेखा भी छोटा नागपुर का पठार, और हमारी जो थी दामोदर भी छोटा नागपुर का पठार। और इसके अलावा हमने एक चीज़ और बताई थी कि दो नदियाँ थी, सोन नदी और नर्मदा नदी, फिर से आगे नर्मदा, ये दोनों अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। तापी नदी निकलती है मूलताई से, MP से। तापी नदी कहाँ से निकलती है, मूलताई MP से। गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान में महाबल था, महाबली थे एक तरीके से भाई। जब वो पांडवों के साथ आ गए तो पांडव पूरा महाभारत लड़ाई जीत गए, तो महाबली तो हुए ही अपने, उन्होंने जो भी योजना बनाई अपने मतलब दिमाग से और अपने उससे। तो कृष्णा जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है।
अब तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है? तुंगभद्रा की देखिए दो ब्रांचेज हैं, तुंगा और भद्रा। तुंगा निकलती गंगा की मूल चोटी से और भद्रा निकलती है कादूर से। तो इस प्रकार से तुंगभद्रा की जो है ब्रांचेज निकलती हैं, तुंगा गंगा की मूल चोटी से, भद्रा कादूर से। शरावती नदी निकलती है पश्चिमी घाट से। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। अब हम ये देखते हैं आक्रांताओं का क्रम, किस तरीके से आक्रमण मतलब किए लोगों ने, विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर, हमारे देश पर। सबसे पहले आए इंडो यवन, इनको हम बोलते हैं हिंद यवन। सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया, फिर शकों ने किया, फिर पहलों ने किया, फिर कुषाणों ने किया। तो इसका फार्मूला ISPK, इंडो यवन, शक, पहलो और कुषाण, इस तरीके से आक्रमण करने का सीरियल। अब सिख गुरुओं का क्रम क्या है? सिख गुरु किस क्रम से हुए, इनको भी हम याद कर सकते हैं। इनके लिए एक फार्मूला भी बनाया है, नारा, NAARA करके आएगा इसमें। तो N से हो जाएगा नानक देव, गुरु नानक देव। A से अंगद देव, अंगद जी जो गुरु जी थे सिखों के, नानक, अंगद, फिर A आएगा, AA है तो अमरदास, नानक, अंगद, अमरदास। और फिर R आ गया रामदास, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास। और फिर A आ गया। तो ये तो पाँच में तो फेमस हैं ही, ये हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अर्जुन देव, जहांगीर के समय थे ये, और गुरु ग्रंथ साहब का संकलन कराया था इन्होंने, अर्जुन देव ने। तो नारा में हो गया नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। छठवें हरगोविंद, गुरु हरगोविंद बोलते हैं इनको, छठवें हो गए हरगोविंद। अब पांच तो हमें याद वही है, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। और फिर 6, 7, 8 ये सब हर से इनका नाम शुरू होता है, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन। हरगोविंद आएंगे पहले छठवें पे, सातवें पे हर राय आएंगे, आठवें पे हरकिशन आएंगे। तो हरगोविंद, हर राय, हरकिशन 6, 7, 8 नंबर पे आ जाएंगे। फिर 9वें पे आ जाएंगे गुरु तेग बहादुर, ये भी फेमस हैं, औरंगजेब के समय थे, औरंगजेब ने इनकी हत्या भी करवा दी थी। तो 9वें पे आ जाएंगे गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब के समय। 10वें पे आ जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। 5वें में जो फेमस थे अर्जुन देव, जहांगीर से इनका टकराव हुआ था, जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। और 9वें पे गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। तो ये दोनों मतलब मुग़ल बादशाहों द्वारा इनका जो है इनकी हत्या करवा दी गई थी। तो अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहब का संकलन से रिलेटेड हैं, और गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समय थे, और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। अब ये गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो अर्जुन देव ने किया था जहांगीर के समय, इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव और संत रैदास की वाणियाँ संकलित हैं। संत नामदेव पहले डाकू थे, ये पहले भी बताया जा चुका है। हम देखते हैं विटामिन उनके खोजकर्ता, विटामिन के खोजकर्ता फंक है, फंक फेमस है, विटामिन खोजकर्ता है। और आम में कौन सा विटामिन पाया था? विटामिन ए पाया था आम में। लॉन्गेस्ट हाईवे हमारा NH7 है, स्मॉलेस्ट हाईवे हमारा NH47A है। ये केरल के वेम्बानाथ झील में स्थित विलिंगटन द्वीप में है। केरल के वेम्बानाथ झील NH47 है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है मनाली लेह राजमार्ग है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, अगर हम सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की बात करें वो महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। भारतमाला परियोजना 30 अप्रैल 2015 को गुजरात से मिजोरम के मध्य 15 राज्यों को सड़क मार्ग से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारतमाला परियोजना 30 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई। मतलब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो गुजरात जो सबसे पश्चिम में है उससे लेकर के मिजोरम तक 15 राज्यों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। अब ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। नियर मनी बोलते हैं ट्रेजरी बिल को, क्रेडिट मनी बोलते हैं चेक को, जो चेक होता है हमारे उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। टोबिन टैक्स होता है विदेशी मुद्रा में लेन देन को टोबिन टैक्स बोलते हैं, जो विदेशी मुद्रा में हम लोग लेन देन करते हैं। और प्लास्टिक मनी जो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। नियर मनी ट्रेजरी बिल, क्रेडिट मनी चेक, टोबिन टैक्स विदेशी मुद्रा में लेन देन, प्लास्टिक मनी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, इस तरह से हो गया। अब ये है वित्त आयोग। वित्त आयोग हमारा दिया है आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे KC नियोगी। वित्त आयोग भाई उस समय पहले तो लोग काफ़ी ज़्यादा मितव्ययी थे, पैसे बचा के चलते थे, नियंत्रण रखते थे, नियोगी करते थे। तो नियोगी मतलब पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी थे। और 15वें
जो अभी वर्तमान में है कौन है, एन के सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह। अब पीएम बनने वाले राज्यसभा सदस्य, ऐसे राज्यसभा सदस्य जो पीएम बन गए। कई बार लोकसभा के सदस्य बनते हैं जो चुनाव लड़के आते हैं, लेकिन कई ऐसे भी पीएम रहे हमारे जो राज्यसभा के सदस्य थे, सीधा मतलब प्रत्यक्ष चुनाव लड़के नहीं आए वो। तो वो थे हमारे, उनको हम याद कर सकते हैं, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारे राज्यसभा के सदस्य थे जो पीएम बने। इनका फार्मूला भी हम याद कर सकते हैं, इच गार्ड। ई से इंदिरा गांधी, चा से एच.डी. देवगौड़ा, गा से गुजराल और गार्ड डा से डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये कुछ उपाधियां हैं जैसे हम इनको याद कर सकते हैं, महबूबे इलाही या योगी सिद्ध, किसको कहते थे, शेख निजामुद्दीन औलिया, हनूज दिल्ली दूर अस्त, इन्होंने कहा था गयासुद्दीन तुगलक के लिए, इनको गाजी, जिसको गाजी मलिक कहते थे, इनसे इनका टकराव हुआ था। तो उसने कहा था कि मैं वो उस समय बाहर था कि मैं दिल्ली आऊँ, इससे पहले आप दिल्ली छोड़ दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब अभी दिल्ली दूर है, मतलब अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं, अभी दिल्ली दूर है, पहले आप यहाँ आओ तो। और कहते क्या, ये हकीकत है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुँच पाए, दिल्ली पहुँचने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये महबूबे इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया बहुत प्रसिद्ध हैं और इनके शिष्य रहे अमीर खुसरो। ये गुरु शिष्य की जोड़ी बहुत फेमस है। फिर एक है चिरागे देहलवी, ये कहते थे नासिरुद्दीन महमूद को, ये भी सूफी संत थे। ये सारे सूफी संत हैं, महबूबे इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया, चिरागे देहलवी, नासिरुद्दीन महमूद। एक अबला बाबा, ये उपाधि दी गई थी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड इनको अबला बाबा कहते थे। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है किताब नौरस। अबला बाबा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय सेकंड, और रचना है किताब नौरस। मखफ़ी किसको कहते थे, मखफ़ी कहते थे जेबुन्निसा को, ये औरंगजेब की पुत्री थी और ये भी रचनाएं वगैरह किया करती थी, जेबुन्निसा। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी भी काफ़ी शायरी कविताएं वगैरह लिखते थे, गज़लें वगैरह, गुलरुखी के नाम से लिखते थे। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। अभी हम देखते हैं शैल समूह खनिज, अभी हमने आपको पहले बताया भी था, गोंडवाना जो है, जो हमारी चट्टानें हैं, शैल समूह है, ये कोयले के लिए फेमस है। धारवाड़ लौ एस के लिए फेमस है और साथ ही धारवाड़ में सर्वाधिक खनिज भी पाए जाते हैं। अब स्मृतियों का क्रम, जो हमारे वैदिक काल में स्मृतियाँ उस समय थीं, तो किस क्रम से मतलब वो रची गई, उनका जो विकास हुआ या उनकी रचना हुई किस क्रम से हुई, तो इसका सुंदर सा फार्मूला है माया नापा। सबसे पहले मनुस्मृति आई, फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति आई, फिर नारद स्मृति आई और फिर पाराशर स्मृति आई। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पाराशर स्मृति। सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स किसको बोलते हैं, सेवन सिस्टर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उन्हीं को बोलते हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं, इसमें याद रखिएगा सेवन सिस्टर्स में नॉर्थ ईस्ट में कई बार कन्फ्यूजन होता है, सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम नहीं आएगा इसमें, बाकी 7 राज्य आएंगे इसमें। हो गया असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। असम है, उससे लगा हुआ मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश भी असम से टच है, नागालैंड भी है और फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 राज्य जो है सेवन सिस्टर्स हैं। अब एक चीज़ इसमें और देखते हैं, अनुसूची 6 में किन किन पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन का वर्णन है। तो अनुसूची 6 में इसमें आ जाते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय ऊपर के दूरी हमने सेवन सिस्टर्स में से, और नीचे के मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से मिजोरम और त्रिपुरा ले लिया। तो अनुसूची 6 में इनका वर्णन है। असम, मेघालय, असम से सटा हुआ मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा भी आपस में सटे हुए हैं। तो अनुसूची 6 में इन राज्यों के प्रशासन का वर्णन है। ILP मतलब इनर लाइन परमिट वाले कौन कौन से उन्होंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, तो ये हमारे इनर लाइन परमिट वाले हैं। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मड़ाड़ा, राडा और एक मेघालय हो गया साथ में, इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं ये। अब ये 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। अगर 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की हमें आपूर्ति करनी है मिट्टी में या फसलों में, तो उसके लिए कम से कम 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है।
अब ये हैं कुछ पूर्वी तटीय राज्य हैं। पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं जो पूर्वी तट पर स्थित हैं? पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। पूर्वी तटीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये पूर्वी तटीय राज्य हैं। पश्चिम तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये पश्चिम तट के राज्य हैं हमारे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल पश्चिम तट के राज्य हैं। और पूर्वी तट के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो टोटल 9 राज्य हमारे जो हैं कुल तटीय राज्य हैं। सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। कुल तटीय यूटीआई केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। भारत का उच्चतम जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक है। एशिया का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये कुंचिकल कर्नाटक में। जोग और गढ़सोप्पा ये दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक का भारत सबसे ऊंचे जलप्रपात में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अशोक के 14 शिलालेख, इनके बारे में बताया गया इसमें। वास्तव में 8 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अब बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि अशोक के 14 शिलालेख हैं तो वो 14 जगहों पर प्राप्त हुए होंगे, तब एक शिलालेख यहाँ एक शिलालेख वहाँ, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में कुल 8 स्थानों पर ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या 14 इसलिए बोली जाती है क्योंकि प्रत्येक जो स्तंभ हैं, मतलब अशोक के शिलालेख हैं, प्रत्येक पर 14 लेख या पंक्तियाँ अंकित हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे पट्टियाँ हों, एक तरीके से चट्टानों की बनवाई गई हों। तो ये 8 जगहों से मिली हैं, लेकिन सब सिमिलर हैं एक तरीके से। प्रत्येक पर 14 लेख, 14 लेख मतलब प्रत्येक पर लिखे हुए हैं। तो अब ये जो हैं हम इसमें ये याद करते हैं कि 8 स्थल कौन कौन से हैं जहाँ अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। तो ये लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है बहुत, और उसमें किस लिपि में लिखा गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको याद करने के लिए एक अच्छा सा फार्मूला है, शाम को जो सोए गधा। शाम को जो सोए गधा, तो सा से सहबाजगढ़ी, माँ से मानसेहरा, को से कालसी, जो से जौगढ़, सो से सोपारा, ए से एर्रगुडी, गा से गिरनार और धा से धौली। इसमें याद रखिएगा शुरू के जो 2 हैं शाम, सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में हैं और दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद जो 6 हैं वो सारे भारत में हैं और सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जैसे सहबाजगढ़ी, मानसेहरा दोनों पाकिस्तान खरोष्ठी लिपि में, और को जो सोए गधा, कालसी, जौगढ़, सोपारा, एर्रगुडी, गिरनार और धौली, ये 6 भारत में हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब अशोक का जो पहला शिलालेख है पशु बलि पर रोक लगाता है, ये भी हम याद रखेंगे किस शिलालेख में क्या लिखा है। मतलब जो उनमें से जो 14 लेख या पंक्तियाँ, उसमें जो पहली पंक्ति है उसमें क्या कहा गया? पशु बलि पर रोक, अशोक कहते हैं, अशोक ने लिखवाया है। सेकंड शिलालेख में चोल, चेर, पांड एवं सत्तीपुत्र का उल्लेख है। ये साउथ के जितने भी मतलब प्रमुख राज थे उस समय, राजवंश, चोल, चेर, पांड और सत्तीपुत्र का उल्लेख है। थर्ड में प्रादेशिक राज्यों एवं युक्तकों को दौरा करने का आदेश दिया गया है कि आप लोग मतलब रेगुलर दौरा करिए, विजिट करिए राज्य का, देखिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या गड़बड़ है और क्या सुधार की आवश्यकता है। तो थर्ड में दिया प्रादेशिक राज्यों एवं युक्तकों को दौरा करने का आदेश दिया गया है। और फिफ्थ इसमें से इम्पॉर्टेंट है एक धम्म महामात्रों की नियुक्ति का आदेश है इसमें। और 12th में धर्म सहिष्णुता की चर्चा है, धार्मिक समन्वय की। और 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये कुछ प्रमुख शिलालेख हैं अशोक के। 2 पृथक शिलालेख भी अशोक के धौली और जौगढ़ में। प्रथम पृथक शिलालेख में क्या सब वो कहते हैं, अशोक सभी मनुष्य मेरी संतान है। 2 पृथक शिलालेख हैं, मतलब जो हर जगह नहीं पाए गए हैं, धौली और जौगढ़ में पाए गए हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं अशोक, प्रथम पृथक शिलालेख में सभी मनुष्य मेरी संतान है। फिर इनके 7 स्तंभ लेख भी हैं उसी तरीके से जो 6 स्थानों से प्राप्त हैं। 6 स्थानों से प्राप्त हैं स्तंभ लेख, स्तंभ, और उन पर 7-7 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हैं। और अशोक ने क्या कहा है, अशोक ने कहा है इनके लघु स्तंभों में से अशोक ने संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी है। कहाँ पे इसकी चर्चा है? सांची, सारनाथ और प्रयागराज लघु स्तंभ लेख में अशोक ने संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी है। सांची, सारनाथ और प्रयागराज स्तंभ लेख में, ये लघु स्तंभ लेख हैं इनके अशोक के, कि संघ में फूट नहीं डालो, इसके लिए चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा है कि जो संघ में फूट डालने वाले लोग हैं ताकि वो लोग अलर्ट हो जाएं, ऐसा ना करें। ये सांची, सारनाथ और प्रयागराज लघु स्तंभ लेख में उन्होंने ऐसा अशोक ने लिखवाया है। और रानी कारुवाकी का स्तंभ बहुत फेमस है, सारनाथ और प्रयाग में है।
लघु स्तंभ लेख है। रानी कारुआकी का स्तंभ लेख भी इसको बोलते हैं। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें सबसे छोटा पद था अश्वारोही का। अश्वारोही से बड़ा होता था सरखैल, फिर सिपह सालार, फिर आमिर, फिर मलिक और फिर खान। सबसे छोटा होता था अश्वारोही, सबसे बड़ा होता था खान। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, अस्सी आम खा। आ से अश्वारोही, सा से सरखैल, सी से सिपह सालार और आ से अमीर, माँ से मलिक, खा से खान। एक एक लेटर से एक एक हमारा पद उस समय सल्तनत काल का तैयार हो सकता है। अस्सी आम खा, आ से अश्वारोही, सा से सरखैल, सी से सिपह सालार और फिर आ से आमिर, अमीर बोलते हैं जिनको, माँ से मलिक, खा से खान। इस तरीके से पद होते थे। इसमें ये भी याद कर सकते हैं हम, में ये है कि 10 अश्वारोही थे, सबसे छोटे 10 अश्वारोही मिलकर एक सरखैल बनाते थे और 10 सरखैल बराबर होते थे एक सिपह सालार के, 10 सिपह सालार बराबर एक अमीर के, 10 अमीर बराबर एक मलिक के, 10 मलिक बराबर एक खान के। तो इस तरीके से डेसिमल सिस्टम था, 10 के मल्टीपल में सब एक 10 के ग्रुप में सब बढ़ते जाते थे। कार्दमक छत्रपों, शकों ने रजत धातु में अति दुर्लभ सिक्के चलाए। कार्दमक या छत्रपों इन्होंने शक बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, रजत धातु सिल्वर मेटल में अति दुर्लभ सिक्के चलाए थे। नासिर उल मोमिनिन ये बोला जाता था इल्तुतमिश को। शुद्ध अरबी सिक्कों को सर्वप्रथम प्रचलन किया था इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और इल्तुतमिश को नासिर उल मोमिनिन भी बोला जाता था। अब वायुमंडल के जो विभिन्न स्तर हैं इनको हम याद कर सकते हैं एक अच्छे फार्मूले के साथ। आई मोस्ट सबसे मतलब बाहरी, सबसे ऊपर से सबसे नीचे की ओर। सबसे ऊपर है आई से ई आई मोस्ट, आई मोस्ट इस तरह से याद करते हैं। एक्जोस्फियर, फिर आयनोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर ओजोनोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर और फिर ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इस तरीके से है ये। तो ओजोन मंडल जो है समताप मंडल का एक भाग है ओजोनोस्फियर, और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ये नेपाल से सटे राज्य, नेपाल से कुल 5 राज्य सटे हुए हैं जो इस प्रकार हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अब यूपी से उत्तराखंड मतलब बना है तो दोनों नेपाल सटे हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बिहार भी सटा है, हम जानते हैं बिहार से भी नेपाल आ सकता है, यूपी से भी, उत्तराखंड से भी। साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी नेपाल से सटे हुए हैं। नेपाल देखा ना थोड़ा सा बाघ नक्शे में ऊपर उठा हुआ है, तो एक तरफ पश्चिम बंगाल है, एक तरफ सिक्किम है और इधर नीचे से हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार लगे हुए हैं। तो 5 राज्यों से सटा हुआ है नेपाल। अब देखेंगे भूटान से सटे हुए राज्य कितने हैं। भूटान से सटे राज्य 4 हैं। भूटान में थोड़ा सा उठा हुआ है, तो एक तरफ सिक्किम है, एक तरफ पश्चिम बंगाल है। नेपाल की तरह ही एक तरफ सिक्किम है, एक तरफ पश्चिम बंगाल है और असम और अरुणाचल ये हमारे भूटान से सटे राज्य हैं। 4 राज्य सटे हैं भूटान से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। पाकिस्तान से सटे राज्य हैं। पाकिस्तान से सटे राज्य कौन कौन से हैं, पहले हम याद करते थे। पंगुराज यानी कि पाकिस्तान से सटे हुए राज्य जो थे, गुजरात था, राजस्थान था, पश्चिम ये आपका ये था पंजाब था, गुजरात था, राजस्थान था और जम्मू कश्मीर था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर हमारा जो है एक यूटीआई बन गया है और लद्दाख अलग हो गया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान सटे राज्य हमारे 3 हो गए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंगुराज। और साथ में हमारे लद्दाख और JNK यूटीआई भी इससे सटे हुए हैं। 3 सटे राज्य कौन कौन से हैं, सटे राज्य देखिए क्या है, लद्दाख भी सटा हुआ है यूटीआई, हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है और उत्तराखंड सटा हुआ और सिक्किम सटा हुआ। 3 सटे राज्य हैं। अरुणाचल भी सटा हुआ है चीन से। 5 राज्य सटे हुए हैं। एक यूटीआई हो गया लद्दाख और 4 राज्य हो गए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब ये देखते हैं बांग्लादेश सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो इससे ही 5 राज्य सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको मैप को देख करके समझेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। बांग्लादेश सटे हुए राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। म्यांमार सटे राज्य 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उत्सव जैसे एक फेमस उत्सव है वांगला उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, ये मेघालय में मनाया जाता है।
अब ये कुछ प्रमुख झीलें, इनको याद करने का तरीका है, ये बहुत साधारण तरीका है, आसान सा। जैसे हम याद करते हैं फार्मूले से, राजस्थान की जो झीलें हैं इनको याद कर सकते हैं। डीपी जरा फंसा लूँ, डीपी जरा फंसा लूँ मतलब डी से डीडवाना, पी से पिछौला, जा से जायसमंद, रा से राजसमंद, फंसा लूँ फा से फतेह सागर, सा से सांभर, लू से लूणकरणसर। इस तरीके से हमारे हैं राजस्थान की झीलें हैं। डीपी जरा फंसा लूँ, डीडवाना, पिछौला, जायसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, सांभर, लूणकरणसर। ये हमारी सारी राजस्थान की हैं। अब हम देखते हैं सारे ताल, जितने भी ताल हैं हमारे, सारे ताल कहाँ आ जाते हैं, उत्तराखंड में आ जाते हैं। और सारे नाग, तो जिसमें भी ताल लगाओ ना, नौकुचिया ताल, ये ताल, भीम ताल, ये सारे ताल हमारे जितने भी ताल हैं ये हमारे उत्तराखंड में आ जाएंगे। और ताल नाम से कोई भी झील का नाम पूछा जाता है तो। और सारे नाग, अगर नाग नाग लगा हुआ है किसी भी झील में तो वो हमारे आ जाती है J&K में। चपनाला एक फेमस झील है, पूछा गया पहले, असम में आती है। रूपकुंड एक रहस्यमय झील है, ये उत्तराखंड में आती है। रूपकुंड को ही रहस्यमय झील बोलते हैं, उत्तराखंड में है। रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में फेमस है। फुलहर झील पीलीभीत है, यहाँ से गोमती निकलती है पीलीभीत के दलदलों से। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर है भूमध्य सागर। आंतरिक मतलब इंटरनल है, बीच में है, कई सारे मतलब इसमें महाद्वीप भी जुड़े हुए हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर भूमध्य सागर, और विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण साउथ चाइना सी है। अब इसमें हम याद कर सकते हैं प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं हम्बोल्ट, क्यूराइल, ये हो जाएंगे हम्बोल्ट, क्यूराइल, पेरू की धारा, ओखोटस्क और कैलिफोर्निया की धारा। ये प्रशांत महासागर की सब ठंडी धारा है। बाद में हम इनको दोनों को, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को एक फार्मूले से भी बाद में अच्छी तरीके से समझा के भी याद करेंगे इजी वे में। अभी एक मोटा मोटा देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं हम्बोल्ट, क्यूराइल, पेरू की धारा, ओखोटस्क और कैलिफोर्निया की धारा। और प्रशांत महासागर की जो गर्म जल धाराएं हैं वो हैं अल नीनो, प्रशांत महासागर बोल सकते हैं, क्यूरोशियो की धारा, अल नीनो की धारा, ये सब गर्म जल धारा है प्रशांत महासागर की। अलास्का, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, उत्तरी विस्तृत धारा, दक्षिणी विस्तृत धारा, और ये सब गर्म धारा है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल कौन कौन से थे, ये भी फेमस है, आते हैं क्वेश्चन इसमें। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। इसका भी सुंदर सा फार्मूला HP²GD। तो पंचवर्षीय योजना के हिसाब से हम देख लेंगे सीरियल से। फर्स्ट हेराल्ड डोमर मॉडल H, सेकंड PC मालनोबिस, P स्क्वायर है तो HP²GD में। थर्ड भी P है, PC मालनोबिस मॉडल। फोर्थ G गाडगिल मॉडल, DP धर मॉडल। HP²GD हेराल्ड डोमर मॉडल, PC मालनोबिस मॉडल, PC मालनोबिस मॉडल, गाडगिल मॉडल और DP धर मॉडल। प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, कुछ प्रमुख हवाई अड्डे यहाँ पर दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा है मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कोलकाता में, कोलकाता के ही थे सुभाष चंद्र बोस उधर के, तो उनके नाम पे है। और जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में। मीनाक्कम हवाई अड्डा है मद्रास में, मीनाक्कम मां से मद्रास। सर्वाधिक सड़क मार्ग बताया था महाराष्ट्र में। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए अगर, नेशनल हाईवेज, ये यूपी में है। सर्वाधिक कच्ची सड़कें कहाँ हैं, उड़ीसा में है। सर्वाधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र में, सर्वाधिक सड़क मार्ग महाराष्ट्र में। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, इसको फार्मूला से याद कर सकते हैं, मतलब कौन सा हाईवे कौन कौन जोड़ता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग या जो है क्या बोलते हैं इसको, ये नेशनल हाईवेज कौन कौन से हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। दीपा, दिक, अमू, मूचे, कच्चे, काम, वाक, दिजम। दीपा, दिक, अमू, मूचे, कच्चे, काम, वाक, दिजम। तो पहला है दीपा, मतलब नेशनल हाईवे जो 1 है दिल्ली को पाक सीमा से जोड़ता है। दूसरा है दिक, दीपा दिक, दूसरा है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। तीसरा अमू, ये आगरा को मुंबई से जोड़ता है। और नेशनल हाईवे 4 NH4 है मूचे, ये मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। पाँचवा है कचे, ये कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। और छठवा है काम, ये कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। सातवां है वाक, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आठवां है दिजम, दिल्ली, जयपुर, मुंबई। इस तरीके से हमारे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। दीपा, दिक, अमू, मूचे, कच्चे, काम, वाक, दिजम। दीपा दिल्ली पाक सीमा, दिक दिल्ली कोलकाता, अमू आगरा मुंबई,
मुचे मुंबई चेन्नई, कचे कोलकाता चेन्नई, काम कोलकाता मुंबई, वाक वाराणसी कन्याकुमारी, दिजम दिल्ली जयपुर मुंबई। तो ये इस तरीके से हाईवेज 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। दीपा दिक अमू मूचे कचे काम वाक दिजम। अब बिगेस्ट हाईवे NH7 है, उसके बाद NH6 है, फिर NH5 है, फिर NH15 है। NH7 सबसे बड़ा, फिर NH6, फिर NH5, फिर NH15। सबसे छोटा इसमें NH47A है। वही बताया था केरल में वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप में। इल्तुतमिश की केंद्रीय मंत्रिपरिषद थी मजलिस खलवत बोलते थे इसको। इल्तुतमिश की केंद्रीय मंत्रिपरिषद को क्या बोलते थे? मजलिस खलवत। पद विभाग और कार्य देखते हैं इसमें। एक होता था वजीर, एक होता था दीवाने इंसा दबीर। ये राज की कागजात संभालता था, जैसे नहीं आजकल समीक्षा अधिकारी तरीके से होता है सचिवालय में, तो सचिवालय में राज की कागजात संभालता था दीवाने इंसा, इसी को दबीर कहते थे। दीवाने रसालत था एक, ये विदेश मंत्री था। रसालत तो विदेश मंत्री हैं। अब भाई विदेश मंत्री आएंगे तो उनको क्या है, रसमलाई खिलाई जाएगी। यहाँ से कोई विदेश जाएगा उसको रसमलाई खिलाई जाएगी। तो दीवाने रसालत ये विदेश मंत्री थे। और दीवाने अर्ज मामलिक ये थे सैन्य विभाग का। इसको बलबन द्वारा जोड़ा गया चौथा विभाग था ये दीवाने अर्ज। पहले तीन चलते थे, वजीर, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। मतलब एक तो वजीर हो गया मेन मुख्यमंत्री टाइप का, दीवाने इंसा कागजात वगैरह संभालता है सब, दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय एक तरह से। और फिर बलबन ने इसमें एक और विभाग जोड़ दिया था दीवाने अर्ज। इल्तुतमिश के थे तीन पहले, वजीर, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत, और बलबन ने जोड़ दिया चौथा दीवाने अर्ज मामलिक सैन्य विभाग के लिए। एक था पद था आमिर आखूर। घुड़सवार सेना जो होती थी ना, कैवलरी, घुड़सवार सेना का अध्यक्ष होता था आमिर आखूर। बरीद गुप्तचर विभाग देखता था, और मुन्हियान ये भी गुप्तचर विभाग देखते थे दोनों, बरीद और मुन्हियान। अब हम देखते हैं प्रमुख दर्रे, भारत के कुछ प्रमुख दर्रे पासेस, जहाँ से मतलब इधर उधर निकला जा सकता है। तो ये हम याद करते हैं J&K, ठीक है। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जोजिला, करा बुर्ज, पीर बनी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हम याद कर सकते हैं। इसमें जोजिला जम्मू कश्मीर में, कराकोरम जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल भी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में, बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में ही है। तो J&K जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं जोजिला, कराकोरम, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनका एक फार्मूला छोटा सा, सिर बड़ा, सी से सिपकीला, रा से रोहतांग और बड़ा से बाड़ा लाचा। ये सारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, सिर बड़ा, सिपकीला, रोहतांग और बाड़ा लाचा। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, इनका भी छोटा सा फार्मूला, बोया दिल, बो से बोमडिला, या से यांगयाप, दिल से दिफू। बोया दिल, बोमडिला, यांगयाप, दिफू अरुणाचल प्रदेश के हैं ये। महाराष्ट्र के हैं भोरघाट, थालघाट, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। और एक पाल घाट भी होता है, वो केरला में है। बोरघाट, थालघाट महाराष्ट्र में, मणिपुर में तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा है मणिपुर में, और दिफू अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे याद रखिएगा। अब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन कौन से? इसके 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। USA, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। USA रसिया तो सबसे भाई मेन सबसे बड़े चौधरी देश हैं, तो ये तो होंगे ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में। और फिर उसके बाद ब्रिटेन का भी बहुत समय तक कब्जा रहा सारे देशों पर। तो ऐसे याद रखिए, USA, रसिया, ब्रिटेन, तीन बड़ी ताकतें, जो दो तो प्रेजेंट में है, ब्रिटेन बहुत पुरानी रही है। और इस समय फ्रांस और चाइना भी उभरती ताकत है, इसलिए इसको भी इसमें रखा गया एक तरह से हम सोच सकते हैं। और फ्रांस भी इसमें शामिल है। USA, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये हमारे स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। और संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे, फ्रेंच, स्पेनिश, तो होगा फ्रेंच, रसियन, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हो गई। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सवाल इससे कई बार पूछे जाते हैं। 12वीं अनुसूची, 12वीं जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो किस प्रकार हैं, किस मतलब अनुसूची में कौन सा विषय दिया गया, किसके बारे में किस अनुसूची में बताया गया है। तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसको कम से याद कर सकते हैं इस तरीके से, छोटा सा फार्मूला भी है सुंदर सा, 6वें सार। तो पहले में बताया गया क्षेत्रफल के बारे में भारत के राज्यों के और उनके, वे 6वें वेतन भत्ते के बारे में बताया गया दूसरे में। तीसरे में बताया गया शपथ के बारे में। चौथे में बताया गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
और जो 5वीं अनुसूची है उसमें SC एंड ST क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। 5वें में ये पता है हमको। 6वें में भी है, लेकिन 4 राज्यों के बारे में वर्णन है SC एंड ST क्षेत्र का। असोम हो गया, मेघालय हो गया, और मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। 6ठी अनुसूची में क्या, असोम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों के ST क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। 7वें में क्या है, 7वें में सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। 8वें में 22 भाषाओं के बारे में दिया गया 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का है उल्लेख है। पहला संशोधन 1951 में हुआ था इसमें, 9वीं अनुसूची में। और 10वें में दल बदल कानून के बारे में दिया गया। 52वां संशोधन 1985 से उसको शामिल किया गया, दल बदल कानून को बनाया गया है। 52वां संशोधन 1985 में। 11वें में पंचायती राज 73वां संशोधन है, और 12वें में नगर निकाय 74वां संशोधन है। तो देखिए 4 स्रोतों में से याद कर लेंगे। 6वें सार्थ है, क्षेत्रफल, वेतन भत्ते, शपथ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 5वें में हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा में क्षेत्रों का आवंटन जो है उनके प्रशासन का वर्णन है। और 7वें में क्या है, सूचियाँ हैं, जितनी भी सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं में भूमि सुधार के बारे में है। पहला संशोधन 1951 में किया गया। 10वीं में दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, ये 73वां संशोधन द्वारा है। और 12वीं में नगर निकाय है, सभी को पता है, 74वां संशोधन। 8वीं अनुसूची में 92वां संशोधन जो था, 92वां संशोधन किया गया, और उसके द्वारा 4 भाषाएं और शामिल की गई थी 2003 में। कौन कौन सी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। 8वीं अनुसूची है, उसमें चलो 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन जो लास्ट की 4 भाषाएं हैं वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो कौन कौन सी हैं, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली राइमिंग वर्ड्स हैं, बोडो फिर डोगरी, इस तरह से याद कर लीजिए। अब ये कुछ प्रमुख ऊर्जा संयंत्र हैं, ऊर्जा का प्रकार। कुछ प्रमुख ऊर्जा संयंत्र हैं और ऊर्जा का प्रकार कौन कौन से, ये मैचिंग में आया है क्वेश्चन। चमेरा ऊर्जा संयंत्र जलीय ऊर्जा के लिए फेमस है। चमेरा जलीय ऊर्जा के लिए। ग्वाल पहाड़ी है सौर ऊर्जा के लिए। अब चमेरा समय से याद कर सकते हैं, चमचमा जाएगा, जलीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा होगी भाई, पानी से धोएंगे बार बार, इलेक्ट्रिसिटी से पानी चला के, तो कोई भी गाड़ी वाड़ी चमचमा जाएगी। तो चमेरा जलीय ऊर्जा। ग्वाल पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी मतलब वहाँ पे गाय होगी, तो गाय को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए सौर ऊर्जा की ज़रूरत होगी, तभी फसल होगी, तभी गाय खाएगी, तो गाय सस्टेन करेगी। ग्वाल पहाड़ी, ग्वाले भी वहाँ रहेंगे। तो ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, चमेरा जलीय ऊर्जा, कुदानकुलम आणविक ऊर्जा। अब कुदानकुलम एक तरीके से कुदाल ले खुदाई कर रहे हैं, तो कुदाल है तो भाई आणविक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो आणविक ऊर्जा होगी तो कुदाल चलानी नहीं पड़ेगी, वहीं से विस्फोट करके अपना हम रास्ता बना लेंगे। कुदानकुलम आणविक ऊर्जा के लिए फेमस है। पतरातू तापी ऊर्जा के लिए। पतरातू मतलब इतना सब बतियाते हैं आपस में कि एकदम गर्म माहौल हो जाता है। तापी ऊर्जा, पतरातू तापी ऊर्जा। चमेरा जलीय ऊर्जा, ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, कुदानकुलम आणविक ऊर्जा, पतरातू तापी ऊर्जा के लिए फेमस है। अब पौधों के कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक हो गया बोरान, एक हो गया क्लोरीन। पौधों के मतलब जो है सूक्ष्म तत्व हैं, माइक्रो एलिमेंट्स। ये हैं बोरान, क्लोरीन, कापर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और जिंक। तो हम सबको पता है मैग्नीज क्लोरोफिल में पाया जाता है। आयरन भी पौधों में अगर देखा जाए तो आयरन भी एक क्या है, माइक्रो एलिमेंट है। कापर भी माइक्रो एलिमेंट है। क्लोरीन भी है, बोरान भी है, मैग्नीज भी है, मॉलिब्डेनम भी है, जिंक भी है। मैग्नीशियम अगर आ जाए, इसमें कई बार ऑप्शन में दिए रहते हैं कौन सा मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं, माइक्रो एलिमेंट नहीं है, न्यूट्रिएंट, तो मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीज तो है, मैग्नीशियम क्योंकि मेन मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीज एक्चुअली मैग्नीशियम पाया जाता है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, मैग्नीज नहीं पाया था, मैग्नीशियम पाया था क्लोरोफिल में। फास्फेटिक जैव उर्वरक कौन कौन से हैं। फास्फेटिक जैव उर्वरक फेमस है, वेस्कुलर, अर्बुस्कुलर, माइकोराइजा। तो ये क्या फास्फेटिक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। वेस्कुलर, अर्बुस्कुलर, माइकोराइजा। रेड टाइड, किसी जलीय क्षेत्र में शैवाल ब्लूम से होने वाला रंग परिवर्तन, इसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड। कोई अगर जलीय क्षेत्र है, एक्वेटिक एरिया है, वहाँ पे अगर शैवाल शैवाल मतलब ब्लूम करके, शैवाल ब्लूम से होने वाला रंग परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रेड टाइड। कलर चेंज ड्यू टू एल्गी ब्लूम्स इन एन एक्वेटिक एरिया इज कॉल्ड रेड टाइड।
अब ये पहले भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये भी फेमस है। पंचायती राज समितियां हैं कुछ, उनका मतलब गठन का क्रम क्या पूछ देते हैं इसकी क्रोनोलॉजी। तो बैग एलपी करके हमने याद किया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, अशोक मेहता समिति 1970 में आई। राव मेहता समिति GKV राव समिति इसको बोलते हैं बैग करके 1985 में। और फिर लक्ष्मीबल सिंघवी समिति 1987 में, PK तुंगा समिति 1989 में। तो देखिए पहली दो समितियों के बीच में गैप है 20 साल का। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970। तो पहले दो में तो 20 साल का है, लेकिन आखिरी के 3 में आपस में 2-2 साल का ही गैप है। GKV राव समिति 1995, लक्ष्मीबल सिंघवी समिति 1997 और PK तुंगा समिति 1989। अब ये लेखकों के नाम और उपनाम, जैसे कई लेखक अपना उपनाम रख लेते हैं, उस नाम से फेमस हो जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी सभी जानते हैं, निराला के नाम से फेमस थे। रघुपति सहाय ये फिराक गोरखपुरी थे। रघुपति सहाय जो नाम इनका ओरिजिनल नाम था रघुपति सहाय, लेकिन फेमस किससे थे, फिराक गोरखपुरी के नाम से। वैद्यनाथ मिश्र फेमस थे नागार्जुन के नाम से। और धनपत राय श्रीवास्तव ये फेमस थे मुंशी प्रेमचंद के नाम से। इनका वास्तविक नाम क्या था मुंशी प्रेमचंद का, धनपत राय श्रीवास्तव। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी थे। फिराक गोरखपुरी कौन थे, रघुपत सहाय थे। नागार्जुन वास्तव में कौन थे, वैद्यनाथ मिश्र थे। और मुंशी प्रेमचंद कौन थे, धनपत राय श्रीवास्तव थे। त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपत सहाय, फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद। अब ये देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कालक्रम। सबसे पहले कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो बनाई गई हैं ये अस्तित्व में आई। ये इकोनॉमी से संबंधित होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती हैं, किसी देश की इकोनॉमी को रेट करती हैं, ए है बी है, कौन सी मतलब किस स्थिति में चल रही है। तो सबसे पहले क्रिसिल, क्रिसिल जो है भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, और सबसे पहले इसका फॉर्मेशन भी हुआ था 1997 में क्रिसिल आई। 1991 में इकरा आई 4 साल के गैप के बाद, और फिर 2 साल के गैप के बाद 1993 में केयर आई। क्रिसिल, इकरा, केयर इस तरह से आई थी। अब ये कुछ प्रमुख दर्शन हैं, इसमें मोक्ष प्राप्ति का तरीका और संस्थापक दिया गया है। ये भी क्वेश्चन मैट्रिक में आ चुका है। न्याय दर्शन में क्या, तार्किक चिंतन की बात। भाई न्याय होगा तो कब होगा न्याय, जब हम तार्किक चिंतन करेंगे तभी तो न्याय दे पाएंगे किसी को तर्क के आधार पे। तो न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का तरीका तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान। अब मीमांसा दर्शन आपसे किसी प्रमाण की मांग नहीं करता, ये विचारों पर आधारित होता है, तो इसमें वैदिक अनुष्ठान करा लीजिए भाई मीमांसा दर्शन में, और क्या। न्याय दर्शन में तो आपको तर्क चाहिए, तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करा लीजिए। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान। संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है ना, 1 है कि 10 है कि 15 है। तो सांख्य दर्शन रिलेटेड है वास्तविक ज्ञान से, तो वास्तविक ज्ञान हो जाता है अगर आपको काउंटिंग आ गई। काउंटिंग कोई चीज़ है, किसी चीज़ काउंटिंग है तो उसमें फिर ये नहीं, अगर हमने सही से काउंटिंग कर ली, काउंटिंग से तो पूरा देश चलता है भाई, वोटों काउंटिंग होती है, सब कुछ होता है। तो सांख्य दर्शन आधारित है वास्तविक ज्ञान पर। वास्तविक ज्ञान कब होगा, जब सांख्य दर्शन संख्या होगी। वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। भाई जब वेदों का अंत हो गया तो वेद से तो मतलब रह नहीं गया इंसान को, फिर वो आत्मज्ञान पे केंद्रित हो गया। हम आत्मज्ञान अपने आप से हम तपस्या करके या एकाग्रता करके कंसंट्रेशन करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया और महावीर स्वामी ने किया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं मोक्ष प्राप्ति का तरीका। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान, और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। हम देख लेते हैं इनके संस्थापक कौन थे। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम। मीमांसा दर्शन के थे जैमिनी और बादरायण। इसमें होता है ना उत्तर मीमांसा, तो 2 मीमांसाएं होती हैं। सांख्य दर्शन के थे संस्थापक कपिल मुनि, और वेदांत दर्शन के थे पाणिनि। परियोजना और नदी, कुछ फेमस परियोजना जो मैचिंग में आ चुकी हैं वो हम यहाँ बताएंगे आपको। उकाई है तापी नदी पर, जायकवाड़ी है गोदावरी नदी पर। उकाई तापी नदी पर गुजरात में, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। खड़कवासला है आम्बी नदी पर, और मयूराक्षी है मुथा नदी पर। ये परियोजना है उकाई तापी नदी पर, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर, खड़कवासला आम्बी नदी पर, और मयूराक्षी है मुथा नदी पर। हम देखते हैं कोयला क्षेत्र अवस्थित, मतलब कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं कहाँ पर लोकेटेड हैं ये। नामफुक नामचिक, ये कहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, किस तरह के नाम लग रहे हैं थोड़ा सा। नामफुक नामचिक अरुणाचल प्रदेश। मकुम नजीरा जांजी जयपुरी असम में है। माकूम नज़ीरा जांजी और जयपुरी असम में है। नामफुक नामची अरुणाचल प्रदेश में है। बोकारो डाल्टनगंज गिरिडीह ये सारे हमारे झारखंड में हैं। बोकारो डाल्टनगंज और गिरिडीह कहाँ पे, झारखंड में है। धनबाद कर्णपुरा और रामगढ़ ये भी झारखंड में है। धनबाद कर्णपुरा रामगढ़ बोकारो डाल्टनगंज गिरिडीह सब झारखंड में है। कोयला क्षेत्र हैं सारे।
सिंगरौली सुहागपुर सोहापुर ये एमपी में है कोयला क्षेत्र। उमरिया जोहला सतपुरा ये एमपी में है। तलचर हिमगिरी रामपुर ये सारे ओडिशा में है। तलचर ओडिशा फेमस है, हिमगिरी रामपुर। और ये उमरलोंग मावलोंग डार्जिलिंग लैंग्रेन ये अजीब से नाम है, यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा चलती भी है थोड़ा सा मेघालय में। तो उमरलोंग मावलोंग डार्जिलिंग लैंग्रेन सारे मेघालय के कोयला क्षेत्र हैं। और झिलमिल कोरबा विश्रामपुर सोनहट हस्तो अरंड कंटापल्ली और सिंगरैनी ये छत्तीसगढ़ के, ये नहीं सॉरी मतलब कि कंटापल्ली सिंगरैनी तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये सारे चिलमिल कोरबा विश्रामपुर सोनहट हस्तो अरंड ये छत्तीसगढ़ में है। कंटापल्ली सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है। रानीगंज जो है भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। नामपुर नामचिक अरुणाचल प्रदेश। मखुम नजीरा जानची असम में। बोकारो टाटन गिरिडीह धनबाद कर्णपुरा रामगढ़ झारखंड में। सिंगरौली सुहागपुर सुहागपुर एमपी में। हम याद करते हैं जापान के द्वीपों का क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जैसे ये नॉर्थ टू साउथ हम याद करेंगे जापान के जो द्वीप हैं कैसे बसे हुए हैं। सबसे ऊपर द्वीप जो बसा हुआ नॉर्थ में ये होक्काइडो, फिर सेकंड पे होन्शु, फिर थर्ड पे शिकोकू, फिर है क्यूशू। तो नॉर्थ मोस्ट हमारा होक्काइडो और साउथ मोस्ट है क्यूशू। इस तरह से है इनका सीरियल, नॉर्थ टू साउथ होक्काइडो होन्शु शिकोकू क्यूशू। अब यही पूछा गया कि घटता हुआ क्रम आकार मतलब इनका जो डिसेंडिंग आर्डर है साइज का इन द्वीपों का कैसे है। तो इसमें देखिए जो शुरू के दो हैं उनको पलट दीजिए और लास्ट के दो हैं उनको आपस में पलट दीजिए। जैसे नॉर्थ साउथ याद क्या था, होक्काइडो होन्शु शिकोकू क्यूशू। सबसे बड़ा हो जाएगा होन्शु, होन्शु नंबर 1, फिर होक्काइडो नंबर 2, दोनों पलट दिया आपस में। और फिर तीसरे नंबर पर साइज में आ जाएगा सबसे लास्ट वाला, उनको दोनों का आपस में पलट दो, तीसरे चौथे को तो क्यूशू और फिर लास्ट में शिकोकू। तो इनका साइज का हो जाएगा। देखिए आपका सीरियल का जो है नॉर्थ टू साउथ होती है होक्काइडो होन्शु शिकोकू क्यूशू, और आकार का है साइज का क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में होन्शु होक्काइडो क्यूशू शिकोकू। ओके, अब ये शहर और द्वीप कौन सा शहर किस द्वीप पर जो है बसा हुआ है। इसमें सपोरो द्वीप है होक्काइडो द्वीप पे, जापान के सपोरो शहर है होक्काइडो द्वीप पे। टोक्यो एंड योकोहामा होन्शु द्वीप पे, होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है। टोक्यो तो वहाँ की राजधानी, योकोहामा फेमस है बहुत, व्यस्त पत्तन है। तो ये दोनों होंगे होन्शु द्वीप पे, सपोरो है होक्काइडो द्वीप पे। अब फिर ये नागोया हिरोशिमा और ओसाका ये सब सारे शिकोकू द्वीप पे। और नागासाकी ये सबसे छोटे द्वीप पे है, क्यूशू द्वीप पे है। अब ये शहर और नदी, कुछ हमारे शहर हैं किस नदी पर बसे हुए हैं इंपॉर्टेंट है। कोलंबो है केलानी नदी पर, कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल केलानी नदी पर है। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल ये चाओ फ्राबा नदी पर है। और बर्लिन ये जर्मनी की कैपिटल है, स्प्री नदी पर है। एसेसियन पराग्वे नदी पर है। बगदाद टिग्रिस नदी पर है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर है। रोम टाइबर नदी पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है। कराची सिंधु नदी पर है। अब ये देखते हैं कुछ फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट। जो हम लोग सैलरी नहीं आती नेफ्ट के थ्रू, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स के द्वारा जो है हम बड़ी बड़ी धनराशि एक साथ ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंट से। इसे मिनिमम लगभग 2.5 लाख तक ट्रांसफ़र करना जरूरी हो, या उसके ऊपर हो तो आरटीजीएस करते हैं। अभी हम देख लेते हैं गायक शैली, कौन से गायक की शैली के थे। राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा के थे। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा की हैं। राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा और अंबाजी चतुर्वेदी ये ध्रुपद के हैं, ध्रुपद शैली गायक हैं। अब कुछ प्रमुख लक्ष्य भारत सरकार ने घोषित किए थे, उनका प्राप्ति वर्ष क्या था या क्या है आगे। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य था 2022 तक। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये है 2024 तक करने का लक्ष्य था। टीबी उन्मूलन ये करने का लक्ष्य था 2025 तक, और मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। कुछ प्रमुख विद्रोह उनके वर्ष देख लेते हैं। नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में बंगाल में। नील विद्रोह कब हुआ था, 1859-60 बंगाल में। जयंतिया विद्रोह 1860 से उससे लगा हुआ, मतलब जैसे नील खत्म हुआ जयंतिया चालू हो गया। नील विद्रोह 1859-60 बंगाल, जयंतिया विद्रोह 1860-63। कुकी भी साथ में चल, जयंतिया और कुकी साथ में चलते रहे पैरेलल में। नील विद्रोह 1859-60 बंगाल में, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63, कुकी विद्रोह 1860 से 90। और पावना किसान विद्रोह था 1873 से 76 तक। पावना किसान विद्रोह कब हुआ था, 1873 से 76 तक। और रंपा विद्रोह हुआ था 1879-80 में। और ये कुछ प्रमुख उत्पाद हैं और ये किससे मिलते हैं, मतलब पेड़ के किस पार्ट से मिलते हैं, ये हम देख लेते हैं। अफीम, अफीम क्या, अफीम फल है एक तरह का।
अफीम मिलता है फल से। लौंग भी एक तरह का फल है। अफीम है फल, लौंग है फल। हींग क्या? हींग जड़ है। अफीम फल, लौंग फल, हींग है जड़, रबर है तना, कुनैन होती है छाल, और दालचीनी भी होती है छाल। तो दालचीनी कुनैन दोनों छाल हो गई, रबड़ हो गया तना। तने में और भी बहुत सारे आ जाते हैं, आलू, सूरन, प्याज, कांट गोभी। हींग है हमारी जड़, जड़ में और भी सारे आती हैं, जैसे ये है मूली है, गाजर है, सलजम है। तो हींग भी हमारी जड़ है। इस तरह से लौंग है फल है, अफीम भी फल है। अब ये देखते हैं 5 ग्रेट लेक्स बिटवीन यूएसए और कनाडा के बीच जो 5 जो बड़ी झीलें हैं वो कौन सी हैं। 5 ग्रेट लेक्स बिटवीन यूएसए एंड कनाडा कौन कौन से हैं। सुपीरियर झील है मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील को क्या बोलते हैं? सुपीरियर झील बोलते हैं। जो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील है। ह्यूरन झील है सुसेंट मेरी नहर पे है। सुसेंट मेरी नहर जो है ह्यूरन पे है। सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। मिशिगन और इरी, ये इरी झील, इरी झील कहाँ स्थित है? मिशिगन और इरी। ओंटेरियो, ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी झील कौन सी है? ओंटेरियो है। अब अधिकतम सीटें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं भारत में? 550 हो सकती हैं। वर्तमान में लगभग 543 हैं। और यूपी में कितनी है? यूपी में 80 हैं। और मतलब लोकसभा सीटें भारत में मैक्सिमम हो सकती हैं 550। और राज्यसभा सीटें कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। 250 सीटें हो सकती हैं राज्यसभा की। लोकसभा की हो सकती हैं 550, राज्यसभा की हो सकती हैं 250। और लेकिन विधानसभा की मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 500 हो सकती हैं। यूपी में 403 है। लोकसभा मैक्सिमम 550, यूपी 80, यूपी में 80 हैं। राज्यसभा मैक्सिमम 250, यूपी में कितनी 31 है। और विधानसभा मैक्सिमम 500, यूपी में कितनी 403 है। विधान परिषद कुल विधानसभा सदस्यों का 1/3 होना चाहिए, यूपी में 100 है। विधान परिषद कितने सदस्य हो सकते हैं? कुल विधानसभा सदस्यों का 1/3, यूपी में 100 है। अब विधानसभा न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए? हो सकती हैं 60 हो सकती हैं, लेकिन उससे भी कम है इस समय। न्यूनतम से भी सिक्किम में 32 न्यूनतम सीटें हैं। विधान परिषद में 40 सीटें न्यूनतम हो सकती हैं। प्रमुख नहरों की स्थिति देखते हैं तो कील नहर, उत्तरी सागर एंड बाल्टी सागर से याद कर सकते हैं। कील, कील उत्तरा बाल्टी में। कील उत्तरा बाल्टी मतलब कील नहर कहाँ है? किसके बीच है? उत्तरी सागर एंड बाल्टिक सागर। सुएज नहर को भूल जाओ, तो सुएज नहर कहाँ पे है? बिटवीन भूमध्य सागर एंड लाल सागर, ये व्यस्तम नहर है। पनामा कहाँ है? पनामा, पनामा पी के प्रशांत अंधा हो गया, बिटवीन प्रशांत महासागर एंड अंध महासागर। पनामा नहर जो है लॉक सिस्टम पे काम करती है। सुएज नहर विश्व की व्यस्तम नहर है। अब ये कुछ 60 से कम विधानसभा सीटों वाले राज्य में सबसे कम है सिक्किम में 32 हैं, लेकिन और भी हैं, जैसे मिजोरम में भी 60 से कम है, अरुणाचल में 60 से कम है, गोवा में 60 से कम है। प्रवाल भित्ति का होता है ग्रेट बैरियर रीफ, ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पे जो है, जो तटीय इलाका, वहाँ पे प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रशांत महासागर में स्थित है ये। महासागरीय मरुभूमि बोलते हैं सारगैसो सागर को। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुभूमि बोलते हैं। सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मरुतट है अटलांटिक। अब मुगल शहजादों में उत्तराधिकार, मुगल शहजादों में उत्तराधिकार जो युद्ध हुआ था उसको देखते हैं। इसका फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है छोटा सा। बद साधे, ये जो हमारे जितने भी औरंगजेब, औरंगजेब के समय में, मतलब जो शाहजहाँ के जितने उत्तराधिकारी थे उन्होंने आपस में युद्ध हुए थे बद साधे करके। पहला हुआ था बहादुरपुर का युद्ध बिटवीन दारा सिको एंड शाह शुजा, जिसमें दारा सिको जीत गया था। बद साधे बहादुरपुर का युद्ध, दारा सिको शाह शुजा, दारा सिको मतलब जीत गया, शाह शुजा को हरा दिया था। फिर बाकी तीनों युद्ध में औरंगजेब इन्वॉल्व रहा है। धर्मट का युद्ध, ये तीनों भी दारा सिको और औरंगजेब के बीच में हुए। पहले में भाई दारा सिको जीत गया, शाह शुजा का काम खत्म हो गया। फिर बद साधे, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, इन तीनों में जो है तीनों युद्ध हुए हैं दारा सिको और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब तीनों में जीता है। फाइनली औरंगजेब ही इसी प्रकार मुगल शासक बना बाद में। अब ये मुगल अधिकारी, उनके विभाग देखते हैं। मीर आतिश जो होता था शाही तोपखाना का, तोप होगा, तोप में एक तरीके से आतिश होती है, तो मीर आतिश बोलते शाही तोपखाना विभाग का अध्यक्ष था। मुशरिफ कौन था? ये लेखाधिकारी होता था। जैसे आजकल नहीं ऑडिटर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, तो मुशरिफ एक तरीके से क्या था? लेखाधिकारी था। आय व्यय का हिसाब किताब रखता था मुशरिफ मुगल काल में। एक होता था मीर बहर, जल सेना का प्रधान था। और मीर बर, ये वन विभाग का प्रधान हुआ करता था।
अब ये याद रखना हमको, अश्वमेध या गुप्त काल में समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट ने कराए थे। सैनिक छावनी में जन्म लेने वाला नरेश था राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष फर्स्ट। ये सैनिक छावनी में जन्म लिया था राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष फर्स्ट ने। एक रुनुमोई मार्ग निर्माण हेतु अधिकारी थे। अब ये मुगल काल में आए विदेशी यात्री कौन कौन से? अकबर के समय में आए थे फिच और लतीफ़। जहांगीर के समय में आए थे, हार्ट मसाज करके हम याद करते हैं इसको, हॉकिंस, टॉमस रो, मैंड्रिक और सादिक जहांगीर के समय आए थे। शाहजहाँ के समय आए थे, मामू शाह करके याद करते हैं। शाहजहाँ मतलब मनूची और मुंडी शाहजहाँ के समय आए थे, ये दोनों मनूची मुंडी। औरंगजेब के समय आए थे, मार्शल और ट्रेवेनियर। अकबर कालीन प्रमुख जो काम हुए थे, कब कब हुए थे, प्रमुख घटनाएं जो हैं, हरमदल से अकबर को मुक्ति मिली थी 1562 में। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। ये दो चीज़ 1562 में, हरमदल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति हुई थी 1563 में। जजिया की समाप्ति हुई थी 1564 में। इबादत खाने की स्थापना हुई थी 1575 में। मेजरनामा अकबर ने जारी किया था 1579 में। मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था 1580 में। और तौहीद इलाही दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था एक होती थी नसक कंकूत, ये कहाँ फेमस थी? बंगाल में चली थी। नसक कंकूत होती थी बंगाल में। गल्ला बसाई बटाई ये हुई थी काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध व मुल्तान, मतलब उसी उधर ही का एरिया पूरा, काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध व मुल्तान में गल्ला बख्शी बटाई। नसक या कंकूत बंगाल में। जब्ती दशहरा चली सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रदेश भारत के। लाहौर से बिहार, मध्य भारत एंड गुजरात, टोटल मिल का बंदोबस्त था जब्ती दशहरा। अब कुछ चीज़ों का राष्ट्रीयकरण इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। जब हम देखते हैं सबसे पहले आरबीआई का 1949 में हुआ था राष्ट्रीयकरण, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। भारतीय रेल का हुआ 1950 में। सार्वजनिक बैंकों का हुआ 1969 में। हम ये देखते हैं इबादत खाने में विभिन्न मतों के प्रतिनिधि कौन थे। शिया था मुल्ला मोहम्मद याजी, शिया का प्रतिनिधित्व करता था मुल्ला मोहम्मद याजी, अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था इसने। सुन्नी का प्रतिनिधित्व करता था अब्दुल नमी। सूफी का था शेख मुबारक और फैजी, ये सूफी थे। सुन्नी थे अब्दुल नमी, शिया थे मुल्ला मोहम्मद याजी, इसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था, ये इसीलिए कम फैसले मारे थे शिया। सुन्नी थे अब्दुल नबी, सूफी थे शेख मुबारक तथा फैजी। पारसी थे दस्तूर मेहरजी राणा, हिंदू थे देवी और पुरुषोत्तम। जैन में देखिए, जैन में फेमस थे 5 थे, हीर विजय सूर्य, इनको जगत गुरु भी कहते हैं। हीर विजय सूर्य अगर आ जाए तो जगत गुरु, और जिनचंद सूर्य आ जाए तो युग प्रधान, मतलब जिनचंद से जगत नहीं होगा जा से, इसका उल्टा हो जाएगा। हीर विजय सूर्य जगत गुरु, जिनचंद सूर्य युग प्रधान। और भानुचंद्र उपाध्याय और जय सोमा उपाध्याय, 2 उपाध्याय भी जो है जैन का रिप्रेजेंट करते जैन को, और एक हर्षर हो गया। हीर विजय सूर्य, जिनचंद सूर्य, 2 उपाध्याय, और भानुचंद्र उपाध्याय, जय सोमा उपाध्याय, हर्षर। हीर विजय सूर्य जगत गुरु, जिनचंद सूर्य युग प्रधान। ईसाई प्रतिनिधिमंडल थे, 3 प्रतिनिधिमंडल आए थे ईसाइयों के। इनके प्रमुख थे अकाबीबा, डी बाबा, मानसरेट, लैटुंग और जेवियर। इक्तादार तथा मनसबदार दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने लायक है। इक्तादार तथा मनसबदार दोनों ही पद अनुवांशिक नहीं थे। इक्तादार भी अनुवांशिक नहीं होता था, मनसबदार अनुवांशिक नहीं होता था। अब ये आहाड़ इक्वल टू बनास संस्कृति, ये राजस्थान में थी। सोथी संस्कृति राजस्थान में ये भी थी, अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट है। झोकर झाकर संस्कृति चन्नूदड़ो सिंध पाकिस्तान में, लेट हड़प्पन साइट है। झोकर झाकर लेट हड़प्पन साइट है, और सोती कल्चर राजस्थान में, ये अर्ली हड़प्पन साइट है। जोकर झाकर संस्कृति सिंध पाकिस्तान चन्नूदड़ो में है। अखाड़ा बनास संस्कृति राजस्थान में है। हम देखते हैं आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा जारी की जाती है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा जारी करता है वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय आय को केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान CSO द्वारा जारी किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी फसलों में होता है? 24 फसलों पर होता है। इसको कौन जारी करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP बोलते हैं इसको। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 फसलों के लिए जारी करता है। गन्ने का न्यूमरेटिव प्राइस आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा जारी किया जाता है। ये तो फेयर एंड न्यूमरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। गरीबी एवं बेरोजगारी के आंकड़े NSSO द्वारा जारी किए जाते हैं। NSSO पहले ये होता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब इसको मिक्स कर दिया गया, एक ही संस्थान बना दिया गया है। CSO होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस।
ये राष्ट्रीय आय का था। और NSSO है नेशनल सेंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। लेकिन अब CSO और NSSO को मिलाकर कर दिया गया NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को BC महालनोबिस का जन्मदिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी 29 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बाघ, महालनोबिस ने बहुत महान कार्य किए थे, इनको हम भारत का बाघ या शेर की उपाधि भी दे सकते हैं। तो PC महालनोबिस का जन्मदिन हुआ था 29 जून को, तो इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो जून जुलाई अगस्त तीनों में 29 तारीख फेमस है बहुत। 29 जून को PC महालनोबिस का जन्मदिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये डेट ऑफ बर्थ है ध्यानचंद की। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित हुआ था, फिरवानी समिति के द्वारा स्थापित हुआ था। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 फिरवानी समिति। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1973 में स्थापित हुआ था। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोबेल पुरस्कार संबंधित हैं। 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? इसका एक फार्मूला भी छोटा सा, मैडम एंड जॉन फ्रेंडली। मैडम और जॉन क्या है? फ्रेंडली हैं आपस में। तो मैडम क्यूरी, उनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था, फिजिक्स में मिला था, केमिस्ट्री में मिला था। और एक मैडम एंड जॉन फ्रेंडली, जॉन बार्डिन को 2 बार मिला है, फ्रेडरिक सिंगर को 2 बार मिला है, और एक है लिनस पॉलिंग, इनको भी 2 बार मिला है। इनको शांति और रसायन के लिए मिला है, मिला पीस एंड केमिस्ट्री के लिए। मतलब मैडम क्यूरी को मिला पीस एंड केमिस्ट्री के लिए, और लिनस पॉलिंग को मिला है पीस एंड केमिस्ट्री के लिए। अब नोबेल पुरस्कार विजेता कुछ भारतीय, इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा फार्मूला सुंदर सा है, रचेयम सुहाना बैंक। तो सबसे पहले पुरस्कार मिला था रचेय, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। 6 से चंद्रशेखर वेंकटराव 1930 में, मतलब एक 13 को मिला पहले को, सेकंड को 30 में मिला, 1913। हरगोविंद खुराना 1968 में। मदर टेरेसा को 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, रचे हम सुहाना बैंक, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। चंद्रशेखर एक तरीके से भारत के स्पिनर भी थे और 1993 इंडियन वर्ल्ड कप जीता था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1993 में। अमर सेन को 1998 में मिला। VS नायपाल को 2001 में मिला। और सुहाना बैंक वेंकटरमन राधाकृष्णन को 2009 मिला, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला। अब कुछ प्रमुख संप्रदाय, उनके संत भी हमको याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट है। स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य संस्थापक, स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य। श्री संप्रदाय रामानुज, श्री संप्रदाय कौन है? रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, माधवा ब्रह्म। सनक संप्रदाय निम्बारकाचार्य, सनक संप्रदाय के हैं। सनक जाता आदमी तो नींबू का ना उसको टोटका वगैरह करते हैं। सनक संप्रदाय निम्बारकाचार्य, ब्रह्म माधवाचार्य। धारकरी संप्रदाय समर्थपुर रामदास का। वारकरी संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर का, ज्ञानेश्वर। वारकरी संप्रदाय धारकरी, समर्थपुर रामदास। विष्णुई संप्रदाय जाम्बेश्वर महाराज का। सतनामी संप्रदाय वीरभान का। रामानंदी संप्रदाय रामानंद का। संकीर्तन परंपरा चैतन्य महाप्रभु ने चालू की थी। सत्रमठ एवं महापुरुषी धर्म है शंकर देव का। सत्रमठ एवं महापुरुषी धर्म है शंकर देव का। साइट्स ऑफ जोरवे संस्कृति, साइट्स कौन कौन सी थी? इनाम गांव महाराष्ट्र में, प्रकाश और दैमाबाद, ये सब महाराष्ट्र की थी। ज़्यादातर साइट्स ऑफ जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की थी। अब हम ये याद करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट नदी, किस नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है? पंचेश्वर एंड टनकपुर, ये काली नदी उत्तराखंड नेपाल में। पंचेश्वर एंड टनकपुर बांध कहाँ पे है? काली नदी पर है, उत्तराखंड नेपाल में। हथनी कुंड है यमुना नदी पर। सबरीगिरी है पंबा नदी पर। किसाऊ बांध है टोंस नदी पर। बाली मेला सिलेरू नदी पर। तो पंचेश्वर एंड टनकपुर काली नदी उत्तराखंड नेपाल में है। हथनी कुंड है यमुना नदी पर। सबरीगिरी है पंबा नदी पर। किसाऊ बांध है टोंस नदी पर। बाली मेला सिलेरू नदी पर। स्टेनले कावेरी नदी पर। निजाम सागर मंजीरा नदी पर। नाथपा जागरी सतलज नदी पर। रामाकुंडम गोदावरी नदी पर। रामाकुंडम गोदावरी, कुंडम गोदावरी। श्रीशैलम प्रोजेक्ट अलमाटी प्रोजेक्ट, ये कृष्णा नदी पर दोनों। श्रीशैलम प्रोजेक्ट और अलमाटी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, अलमाटी प्रोजेक्ट कृष्णा नदी। शिव समुद्रम परियोजना, स्टेनले प्रोजेक्ट और मेट्रो परियोजना, ये तीनों कहाँ है? कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम, स्टेनले एंड मैटूर कावेरी, और श्रीशैलम और अलमाटी कृष्णा। पापनासम प्रोजेक्ट है ताम्रपाणी नदी पर। उरी प्रोजेक्ट है झेलम नदी पर। किशनगंगा प्रोजेक्ट है झेलम नदी पर। तुलबुल भी है झेलम नदी पर, और बुल्लर पराज भी झेलम नदी पर। उरी प्रोजेक्ट, किशनगंगा, तुलबुल, बुल्लर। तुलबुल, बुल्लर, किशनगंगा, उरी प्रोजेक्ट झेलम नदी पर है।
दुलहस्ती चिनाब नदी पर, सलाल चिनाब नदी पर, किरू चिनाब नदी पर। दुलहस्ती, सलाल और किरू चिनाब नदी पर। तिलैया प्रोजेक्ट है बराकर नदी पर। हिडकल प्रोजेक्ट है घाट प्रभा नदी पर। तिलैया प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बराकर नदी पर। और हिडकल प्रोजेक्ट है घाट प्रभा नदी पर। जामरानी परियोजना है गोला नदी पर। जमरानी परियोजना कहाँ है? गोला नदी पर। अब बांध नदी और राज्य, भाखड़ा नांगल है सतलज नदी पर। इसको कवर करता है 4 राज्यों को, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ब्यास नदी पर ये भी कवर करती है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कालपोंग परियोजना है अंडमान निकोबार में। कालपोंग अंडमान निकोबार में। कर्नल चेवांग रिंचन, ये श्योक नदी पर है लद्दाख में। कर्नल चेवांग रिंचन बांध कहाँ पे है? ये श्योक नदी पर लद्दाख में। ऊपरी पेनगंगा प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। अंजी खाद पुल कहाँ? J&K कटरा प्लस रियासी पर है। अंजी खाद पुल ये कहाँ पे? J&K में है, कटरा प्लस रियासी पर है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का भाग है। अंजी खाद पुल है J&K, कटरा प्लस रियासी पर। कटरा और रियासी को जोड़ता है J&K में अंजी खाद पुल। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का भाग है ये। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला केबल रेल पुल है। कौन सा? अंजी खाद पुल, J&K में है, कटरा और रियासी को जोड़ता है। तामेंगलोंग जिले का पुल है आयरिंग नदी पर, मणिपुर में। तामेंगलोंग जिले का पुल कहाँ है? आयरिंग नदी पर है, मणिपुर में। विश्व का सबसे ऊंचा पिलर रेलवे ब्रिज कौन सा? यही है, तामेंगलोंग जिले का पुल है, आयरिंग नदी, मणिपुर में। सिसेरी पुल है सिसेरी नदी पर, अरुणाचल प्रदेश में। कल्पसर परियोजना है गुजरात में। सिसेरी नदी अरुणाचल, कल्पसर परियोजना गुजरात। रबंग पुल है अरुणाचल प्रदेश में। रबंग पुल कहाँ है? रबंग पुल है अरुणाचल प्रदेश में। निम्मो बाजमो परियोजना है लद्दाख में। निम्मो बाजमो परियोजना कहाँ है? लद्दाख में। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। ग्रैंड कुली बांध है कोलंबिया नदी पर। और इतेपू बांध है पराना नदी पर, ब्राजील और पराग्वे के बीच है। इतेपू बांध कहाँ है? इतेपू डैम पराना नदी पर है, ब्राजील और पराग्वे के बीच है। शारदा इक्वल टू होता है गौरी गंगा, और खूनी नदी हम कहते हैं लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है, शारदा को गौरी गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी जल विवाद बिटवीन कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। थार पारकर एक गाय की नस्ल होती है। थार पारकर क्या है? थार को जब देखो, थार एक नाम से कार भी आती है, तो सब पार कर जाती है। क्यों? क्योंकि गाय कृपा है उस पर, थार पे। थार पारकर एक गाय की नस्ल है। जमुना पार एक बकरी की नस्ल है। कायथा संस्कृति है एमपी में। कायथा संस्कृति एमपी की। नवदा टोली है एमपी में। और जोरो संस्कृति हमने अभी पढ़ा, ये थी महाराष्ट्र की। और आहाड़ या बनास संस्कृति ये थी राजस्थान की। इस तरीके से आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बड़ा वीडियो था, रिलेटिवली कंपेरेटिवली ये समाप्त होता है। लगभग 1.25 घंटे का वीडियो है, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं जो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव या वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। तो इसमें आप आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा पूछी भी जाती हैं, और कई में बहुत सुंदर से छोटे फार्मूलों से आपको याद कराया गया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।